कहानी नेता अभिनेता लेखक विशंबर पुरोहित। दिल्ली में जनवरी की सर्द रात अचानक लोधी कॉलोनी के सरकारी क्वार्टरों की सबलेट की गई बरसाती के दरवाजे पर देर रात दस्तक सुनाई दी। उन दिनों मैं वहां किराए पर रहता था। हाथ पांव को सुन्न करती सर्द हवा में कांपते हाथों से मैंने दरवाजा खोला। सामने मोहन स्वरूप भटनागर खड़ा था, जो दैनिक अखबार नव जागरण में उप संपादक था। मैंने कुछ ही दिन पहले नव जागरण में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया था। मोहन जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में मेरा सीनियर हुआ करता था। वहीं से हमारी दोस्ती चली आ रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही किसी अखबार में उसकी नौकरी लगेगी तो वह मुझे भी अपने पास बुला लेगा। उसे कोर्स समाप्त करते ही नव जागरण में रिपोर्टर की नौकरी मिल गई थी और वह दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन मैं कोर्स पूरा करने के बाद भी 2 साल तक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। कई बार मन हुआ कि मोहन को संपर्क करूं, लेकिन हर बार स्वाभिमान आड़े आ जाता था। शायद मेरी बदहाली की खबर उस तक पहुंच गई थी और एक दिन मोहन ने मुझे अचानक फोन पर सूचित किया कि मैं तुरंत दिल्ली आ जाऊं। उसने अपने अखबार में मेरे लिए एक प्रशिक्षु पत्रकार की जगह तलाश ली थी। मोहन से ये खबर मिलते ही मैं तुरंत दिल्ली पहुंचा और नव जागरण में प्रशिक्षु पत्रकार की तरह काम करने लगा। कुछ महीनों तक मैं मोहन के परिवार के साथ ही आर.के. पुरम में उसके किराए के फ्लैट में ही रहा। फिर उसी ने मेरे लिए लोधी रोड की ये बरसाती तलाशने में मदद की। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और अखबार में अब मेरी रिपोर्ट अश्विनी शर्मा की बाई लाइन के साथ छपने लगी। बरसाती का दरवाजा खोलते ही मैंने कांपते स्वर में पूछा, मोहन भाई, अचानक इतनी रात यहाँ कैसे? उसका जवाब था, अश्विनी, तुम तुरंत तैयार होकर मेरे साथ चलो। हमें वेस्टर्न कोर्ट पहुंचना है। वहां राजस्थान से जीतकर आए एक सांसद को ठहरने के लिए तात्कालिक आवास मिला है। आरक्षित सीट से चुनकर आए इस सांसद ने अभी तक शपथ भी नहीं ली है। उन्हें हमसे एक बेहद जरूरी काम है। कड़कड़ाती रात में मोहन के स्कूटर से सीधे हम वेस्टर्न कोर्ट पहुंचे, जहां नव निर्वाचित सांसद बुलाकी राम हमारा इंतजार कर रहे थे। कमरे में लगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर उनका ही इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से अपने द्वारा कराए गए जन कल्याण के कामों का बखान कर रहे थे। मोहन का बुलाकी राम से उन दिनों से पुराना परिचय था जब वो विधानसभा में एमएलए थे। मेरे बारे में पूछे जाने पर मोहन ने बुलाकी जी को बताया कि ये मेरा खास दोस्त है, आजकल मेरे साथ अखबार में ट्रेनी रिपोर्टर है। बुलाकी जी ने हम दोनों को बैठने का इशारा किया और चाय का ऑर्डर देने के बाद कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कल सुबह के एडिशन में मेरे बारे में एक ऐसी रिपोर्ट छपे जिससे ये पता चले कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के लिए अपनी जान लगा दी है। कई स्कूल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुलवाए हैं। ये भी कि अलग अलग योजनाओं के तहत बड़ी राशि के रूप में सरकारी अनुदान हमारे निर्वाचन क्षेत्र को मिला है। तुम इस रिपोर्ट में निसंकोच ये लिख सकते हो कि अब तक मेरे द्वारा कराए गए कामों को देखते हुए वहाँ की जनता मुझे अपना रहनुमा समझती है। ये रिपोर्ट कल के संस्करण में अनिवार्य रूप से प्रकाशित होनी चाहिए ताकि हमारे नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जी मेरे काम से परिचित हो सके। कल का दिन निर्णायक सिद्ध होने वाला है। प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। काफी साफ था कि हमें अपनी रिपोर्ट वहीं उनकी निगरानी में लिखनी है। अपनी रिपोर्ट लिखने के बाद हम दोनों बुलाकी जी द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ी से नव जागरण के दफ्तर पहुंचे। प्रभारी संपादक को जब अपनी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट प्रधान संपादक को दिखाए बिना नहीं छप सकेगी। हमने वहीं से फोन पर बुलाकी जी को सूचित कर दिया कि रिपोर्ट को छपने में शायद 1-2 दिन लग जाएं। सुबह हो चुकी थी। मोहन मुझे लोधी रोड छोड़कर आर.के. पुरम चला गया। अगली रात फिर मैंने मोहन को बरसाती के दरवाजे पर खड़ा पाया और एक बार फिर हम दोनों वेस्टर्न कोर्ट पहुंचे। हमें देखते ही बुलाकी जी ने काफी सख्ती से कहा, मोहन, तुम किसी भी तरह आने वाले 1-2 दिनों में इस रिपोर्ट को छपवाओ। इसमें मेरा ही नहीं तुम्हारा भी फायदा होगा। बुलाकी जी ने साफ साफ शब्दों में संकेत दिया कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गई तो मोहन को अपना मीडिया प्रभारी बना देंगे तथा मेरे और मोहन के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था करा देंगे, लेकिन किसी भी हालत में ये रिपोर्ट छपनी ही चाहिए।
बुलाकी जी के साथ हमारी ये चर्चा चल ही रही थी कि कमरे में लगे टीवी सेट पर ब्रेकिंग न्यूज आई। उनके लोकसभा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे किसान आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। जिला मुख्यालय के बाहर जमा हुई किसानों की भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिसमें 5 किसानों की मृत्यु हो गई थी, कई घायल भी हो गए थे। मैंने भौचक्का होकर मोहन की ओर देखा। उसने मेरे विस्मय को पढ़ लिया। हमने अपनी रिपोर्ट में बुलाकी जी को उनके कहे अनुसार किसानों का मसीहा प्रदर्शित किया था, जबकि उन्होंने अपनी बातों में किसी भी तरह के किसान असंतोष का जिक्र तक नहीं किया था। हम दोनों ने ब्रेकिंग न्यूज में ये खबर देखकर बुलाकी जी की तरफ देखा। उनका असली रूप सामने आ चुका था। वे अनायास बोल उठे, मरने दो, 2-4 किसान ही तो मरे हैं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी जो किसान मर गए हैं वो कौन सा अच्छा जीवन बिता रहे थे। हमारे चेहरों पर आक्रोश और उलझन के मिश्रित भाव उन्होंने पढ़ लिए और खुद को संभालते हुए कहा, जब देश में एक नई क्रांति आती है तो कुछ लोगों को क्षति उठानी ही पड़ती है। टीवी पर गोलाबारी में मारे गए किसानों के परिजनों के हृदय विदारक दृश्य दिखाए जा रहे थे। हमारे पत्रकार दायित्व के सामने 2 सच थे, एक वो जो पर्दे पर दिख रहा था और दूसरा वो जो मेरी रिपोर्ट में दर्ज था। मैं असमंजस में था कि क्या बुलाकी जी के इलाके के जो लोग मारे गए उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। पहली बार मुझे इसका एहसास हुआ। दिखावे में महारथी ये लोग कितने दोगले हैं। बुलाकी जी को संबोधित करते हुए मोहन ने कहा, सर जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस की गोलाबारी से किसानों के मारे जाने की ये घटना तो ऊपर वाले के द्वारा आपके लिए सौगात है। अपनी सहानुभूति प्रदर्शित कर आप इसका उपयोग पूरी तरह अपने पक्ष में कर सकते हैं। इससे आपके जनता के मसीहा होने की छवि और निखर जाएगी। मोहन का सुझाव सुनकर बुलाकी जी पहले तो असमंजस में पड़ गए, फिर खुद को संभालते हुए कहा, तुम अपने दोस्त को घर भेजो और इसी वक्त मेरे साथ चलो। हम दोनों तुरंत ही निर्वाचन क्षेत्र जाएंगे और जनता से मिलेंगे। मैं अपनी बरसाती में लौट आया और वे दोनों पहली ट्रेन से निर्वाचन क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। अगले दिन टीवी पर चल रहे एक न्यूज बुलेटिन में मैंने देखा कि बुलाकी जी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों से कह रहे हैं, बहनों और भाइयों, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे घर परिवार के ही कुछ सदस्य नहीं रहे। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मेरे ये किसान भाई मरे नहीं हैं बल्कि शहीद हो गए हैं। यकीन मानिए, मैं यहाँ की पुलिस और प्रशासन को छोड़ूंगा नहीं। उनकी मौत की जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी ही पड़ेगी। मैं सरकार से जांच आयोग बिठाने का आग्रह करूंगा। जब तक ये जांच आयोग गठित नहीं होगा और आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को पूरी तरह मान नहीं लिया जाएगा, मैं संसद में उनकी आवाज उठाता रहूंगा। मैं किसानों की इस मौत से कितना दुखी हूँ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कहते कहते बुलाकी जी मंच पर ही जार जार रोने लगे। आयोजकों ने मंच पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन वो मंच पर लेट गए। वहां मौजूदा लोगों का हुजूम ये दृश्य देख रहा था। लोगों के मनाने पर वे उठे और फिर दोहराया, साथियों, अपने इस दिवंगत किसान भाइयों का बलिदान मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। टीवी पर बुलाकी जी के इन भावुक दृश्यों को देखकर मुझे लगा, अभिनय में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे दिन के अखबार भी उन्हीं के चित्रों से भरे पड़े थे। तभी हमारे प्रभारी संपादक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बुलाकी राम जी की जिस रिपोर्ट का जिक्र हम 2 रात पहले कर रहे थे, क्या वो तैयार है? उन्होंने ये निर्देश दिया कि ताज़ा घटनाक्रम से उस रिपोर्ट को अपडेट कर उसे तुरंत उन्हें दूं। मोहन ने फोन पर बुलाकी जी के निर्वाचन क्षेत्र से मुझे संकेत दिया कि अब मैं वो रिपोर्ट प्रकाशित करवा दूं, जिसमें बुलाकी जी का गुण ज्ञान किया गया था। रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि बुलाकी जी उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए हैं। मोहन को बुलाकी जी के मीडिया प्रभारी के रूप में देखते हुए मैं अपने लिए एक नियमित सरकारी आवास का सपना देखने लगा।